Hello and welcome to this class of linear algebra. I am रफ़ीक अहमद. हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ ज्ञात करने और उन आइगन वैल्यूज़ के संगत आइगन सदिश ज्ञात करने वाले एग्जाम्पल किए थे. आज हम ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़, वर्ग मैट्रिक्स के आइगन मानों के कुछ गुणधर्म. तो दो प्रॉपर्टीज़ हम आज लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि ए एक n क्रम की वर्ग त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है nth ऑर्डर का और वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, तो हमें ये बताना है कि तब इसके जो मुख्य विकर्ण या मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वही इसके आइगन मान होते हैं. एक ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ वही होती हैं जो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं. ये प्रूव करना है. तो पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर कब होता है? जब मेन डायगोनल, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब ये ट्रायंगुलर कब होगा? तो जो इसके विकर्ण वाले जो अवयव हैं, मेन डायगोनल वाले अवयव, वो और इसके ऊपर वाले अवयव, ये तो कोई भी हों, ज़ीरो अथवा नॉन ज़ीरो, लेकिन ये नीचे वाले जो अवयव हैं वो सब शून्य हों, तो ये कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स एंड नीचे वाले एलिमेंट्स तो कोई भी हों, ज़ीरो और नॉन ज़ीरो, लेकिन इस डायगोनल के यानी इस विकर्ण के ऊपर वाले अवयव, ये वाले सब शून्य हो, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. न्यूमेरिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लो कि एक 4x4 का मैट्रिक्स लेते हैं. 2 7 -6 5 0 8 1 0 0 0 7 9 एंड 0 0 0 8. ये एक 4x4 का मैट्रिक्स है और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सारे अवयव ज़ीरो हैं. ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सारे अवयव ज़ीरो हैं. और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल ऐसे होगा: 2 0 0 0 7 9 0 0 3 8 5 0 4 -6 1 7. ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है. इसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाले सभी अवयव ज़ीरो हैं, एलिमेंट्स केवल इस लोअर ट्रायंगल में हैं, इसके जो मेन विकर्ण है इसके ऊपर वाले सारे अवयव ज़ीरो हैं. और ज़्यादा सिस्टमेटिकली इसको समझें तो यह है कि इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन से अवयव ज़ीरो होते हैं? ये नीचे वाले, और नीचे वाले को हम क्या कह सकते हैं? जिनका पंक्ति नंबर ज़्यादा और स्तंभ नंबर कम हो. जैसे ये एलिमेंट है 2 1 प्लेस पर, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ. पंक्ति नंबर को हम आई और स्तंभ नंबर को जे बोलें तो इसका आई 2 है पंक्ति नंबर और जे 1 है कॉलम नंबर. जैसे ये एलिमेंट है, इसका आई यानी तीसरी पंक्ति में है तो आई बराबर 3 और दूसरे कॉलम में है तो जे बराबर 2. मतलब ये कि जो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इसमें कौन से एलिमेंट जीरो होना आवश्यक है? जिनका आई बड़ा हो जे से, यानी पंक्ति नंबर ज़्यादा और कॉलम नंबर कम हो, ऐसे सारे अवयव ए आई जे शून्य हो, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. और सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो सारे एलिमेंट्स शून्य होने ज़रूरी हैं जिनके लिए
पंक्ति नंबर और स्तंभ नंबर में से पंक्ति नंबर कम और स्तंभ नंबर ज़्यादा हो। जैसे ये है, ये एलिमेंट है, इसका पंक्ति नंबर 1 है और स्तंभ नंबर 2 है, तो पंक्ति नंबर से कॉलम नंबर ज़्यादा है तो ये 0 है। तो ये वो अवयव हैं जिनका रो नंबर से कॉलम नंबर ज़्यादा होता है। तो बड़े रो नंबर के पद 0 हो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, और बड़े कॉलम नंबर के पद 0 हो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का परिचय है जो पहले भी आप सब जानते हैं। प्रूव क्या करना है कि ऐसे मैट्रिक्स, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, इसके आइगन वैल्यूज़ वही होते हैं जो इसके विकर्ण के अवयव होते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को अगर हम नाम दें ए, तो इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ यही होंगी 2 8 7 8, और अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी 2 9 5 7। यानी जो विकर्ण वाले अवयव होते हैं वही उसके आइगन वैल्यूज़ हो जाते हैं। ये बात प्रूव करनी है इस प्रॉपर्टी में। तो प्रूफ पर आए, ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन, एन क्रम की वर्ग ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। ऊपरी त्रिभुजाकार यानी अपर ट्रायंगुलर। तो जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके वो सब अवयव 0 होंगे जिनका आई बड़ा है जे से, यानी रो नंबर बड़ा है कॉलम नंबर कम है, वो सब 0 होंगे अपर ट्रायंगुलर। और अगर इसको हम थोड़ा सा शो करने का प्रयास करें तो ये मैट्रिक्स ऐसा होगा, ए बराबर, ये एलिमेंट होंगे A11 A12 A13 एंड सो ऑन। इसमें जो विकर्ण वाले अवयव हैं A11 A22 A33 ANN, उनको उनके नीचे वाले सारे अवयव, यानी ये मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं और उनके ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सारे अवयव 0 होंगे। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फुल फॉर्म है। अब इसका अभिलाक्षणिक समीकरण, तो मैट्रिक्स ए का जो अभिलाक्षणिक समीकरण होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई निकाला जाता है तो केवल मुख्य विकर्ण के अवयवों में से लेमडा घट जाता है। तो ये हो जाएगा A11 माइनस लेमडा, A22 माइनस लेमडा, A33 माइनस लेमडा, ANN माइनस लेमडा, और बाकी एलिमेंट जो थे वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण है, और इस अभिलाक्षणिक समीकरण को हम देखें तो ये लेमडा का n घातीय समीकरण होगा, और इससे लेमडा के जो n मान आएंगे वही आइगन मान होते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल ही आइगन मूल होते हैं या आइगन मान होते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो n/n का डिटर्मिनेंट है उसको हम एक्सपेंड करें, प्रसार करें इसका फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम से यानी प्रथम कॉलम से प्रसार करने पर तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर। तो फर्स्ट एलिमेंट A11 माइनस लेमडा इंटू इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, तो कोफैक्टर आएगा फर्स्ट एलिमेंट वाली रो और फर्स्ट एलिमेंट वाले कॉलम को छोड़ के बाकी बचा n-1 क्रम का सारणिक। और फर्स्ट एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर ही एकमात्र टर्म आएगी, क्योंकि बाकी जो टर्म आएंगी, क्योंकि हम प्रथम कॉलम से प्रसार कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, फिर आएगा सेकंड एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, फिर थर्ड एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, फिर लास्ट एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, वो सब टर्म 0 हो जाएंगी क्योंकि ये सारे एलिमेंट 0 हैं। तो फर्स्ट कॉलम से प्रसार करने पर ये टर्म आएगी फर्स्ट एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर ओनली, और राइट हैंड साइड 0 है। और ये जो कोफैक्टर है ये n-1 क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी प्रकार हर बार फर्स्ट कॉलम से ही प्रसार करें। जैसे अब पुनः इस n-1 क्रम के डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम से प्रसार करें तो आएगा फर्स्ट एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, और इसका कोफैक्टर बचेगा ये n-2 क्रम का सारणिक। और फिर फर्स्ट कॉलम से प्रसार करेंगे तो फिर ये इंटू इसका कोफैक्टर, इसी तरह से ये इंटू। तो फर्स्ट कॉलम से हर बार प्रसार करने पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये आ जाएगी A11 माइनस लेमडा, A22 माइनस लेमडा एंड सो ऑन। जैसे अगर ये मैट्रिक्स की जगह सारणिक है और इसका अगर हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करें तो आएगा 2 इंटू 2 का कोफैक्टर,
तो वो आएगा 8100790008, इतना आ जाएगा। फिर सारणिक, फिर और फर्स्ट कॉलम से प्रसार करें तो ये 2 तो एज इट इज इंटू, अब इसका फर्स्ट कॉलम से प्रसार करेंगे तो 8 इंटू 8 का कोफैक्टर केवल ये बचेगा, 8 इंटू 8 का कोफैक्टर रह जाएगा ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ के 7908, और फिर 2 इंटू 8 इंटू, अब ये 2/2 का सारणिक रह जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इधर तो 0 होगा तो 7 इंटू 8, तो ऐसे केवल विकर्णीय अवयवों का गुणनफल आ जाएगा। तो इस तरह से हर बार फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करने पर ये आ जाएंगे विकर्णीय अवयवों का गुणनफल आ जाएगा, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 थे। ये n घातीय इक्वेशन है लैम्डा का बराबर 0, और इससे ये फैक्टर फॉर्म भी हो रखा है, तो इसके अलग अलग फैक्टर्स को 0 के बराबर करने पर, जैसे इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो लैम्डा का मान a11 आ जाएगा, इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो लैम्डा का मान a22 आ जाएगा, लास्ट फैक्टर को an आ जाएगा। यानी लैम्डा की जो n वैल्यूज़ आई, यानी ये जो लैम्डा का n घातीय समीकरण था उसके n मान या n मूल ये आ गए, तो यही आइगन मूल होंगे, और ये a11 a22 ann ये विकर्णीय अवयव हैं। तो सिद्ध हो गया कि मुख्य विकर्ण के अवयव ही आइगन मान होते हैं जब मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर हो तब भी ऐसे ही होगा। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 होंगे। तो सेम इसी प्रोसेस से करेंगे, बस केवल इतना अंतर आएगा कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया था वो प्रथम कॉलम से किया था, उसकी बजाय प्रथम रो से कर देंगे, और हर बार प्रथम रो से करेंगे, प्रथम पंक्ति से, तो भी यही सब सिद्ध हो जाएगा। तो हालांकि हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेकर किया है, लेकिन यही बात लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेने पर भी सही है, तो वो बात भी यहाँ पर लिख दी है। इसी प्रकार निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स AIJ, ये निम्न त्रिभुजाकार है, इसका मतलब यह है कि वो सारे एलिमेंट्स 0 होंगे जिनका रो नंबर कम और कॉलम नंबर ज़्यादा है। तो ये तो लोअर ट्रायंगुलर हो गया, उसका एग्जाम्पल अभी मैंने दिया ही था। इसके लिए हर बार प्रथम पंक्ति से प्रसार करेंगे, जैसे पिछले वाले में हर बार प्रथम कॉलम से प्रसार किया था, इसमें हर बार प्रथम पंक्ति से प्रसार करेंगे तो मुख्य विकर्ण के अवयव ही आइगन मान आएंगे, वो सेम ही प्रोसेस है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स की कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर है तो जो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वही उसके आइगन मान होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि वर्ग मैट्रिक्स के आइगन मानों का योग, हम जानते हैं कि जितने क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है उतने उसके आइगन मान होते हैं। जैसे n क्रम का अगर वर्ग मैट्रिक्स है तो उसके n आइगन मान होंगे, तो वर्ग मैट्रिक्स के आइगन मानों का योग अगर सारे आइगन मानों को जोड़ लें तो वो उतना ही आता है जितना उस विकर्णीय अवयव के, उस मैट्रिक्स के जितने भी विकर्णीय अवयव हैं उनका योग होता है। और मैट्रिक्स के विकर्णीय अवयवों के योग को हम ये नाम भी देते हैं ट्रेस ऑफ A। यानी क्या प्रूव करना है पहले वो समझ लें। जैसे एक वर्ग मैट्रिक्स है, उदाहरण के लिए 3x3 का मैट्रिक्स ले लें, 2 7 0 8 9 5 1 1 6, मान लो ये एक 3x3 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, इसके जो मुख्य विकर्णीय अवयव हैं, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनका योग 2 + 9 + 6, जिसको अगर ये मैट्रिक्स A है तो विकर्णीय अवयवों के योग को हम टर्म देते हैं ट्रेस ऑफ A। ट्रेस ऑफ A विकर्णीय अवयवों के योग को कहते हैं, तो वो हो जाएगा 17। तो ये तो है विकर्णीय अवयवों का योग। अब हमें प्रूव ये करना है कि इस 3x3 मैट्रिक्स के जो 3 आइगन मान होंगे उनका योग भी इतना ही आएगा जितना विकर्णीय अवयवों का योग है। तो ये तो बात है कि प्रूव क्या करना है। अब प्रूफ पर आए तो A बराबर मैट्रिक्स AIJ n/n, n क्रम का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सामान्यतः जैसा लेते हैं। इसका अभिलाक्षणिक समीकरण तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A - λI बराबर 0, जहाँ I n क्रम का इकाई मैट्रिक्स होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A - λI की फुल वैल्यू ये हो जाएगी, जो A की फुल वैल्यू होती है उसमें विकर्णीय अवयव में से लैम्डा घट जाएगा। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A - λI और बराबर 0। ये हो गई मैट्रिक्स A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण।
और अगर इस n बाई n क्रम के सारणिक को प्रसार कर दें तो ये लैम्डा का n घातीय बहुपद बनेगा। तो ये n घातीय बहुपदीय समीकरण हो जाएगा और इसके लैम्डा के जो n मूल आएंगे, मान आएंगे, वही आइगन मान होंगे। तो वो प्रूव करने के लिए कि इसकी आइगन वैल्यूज़ का योग और इसके विकर्णीय अवयवों का योग समान होता है, हम क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं वो देखें। एक तो इसमें से हर रो में से एक माइनस कॉमन ले लिया है। जैसे पहली रो में से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये जो a11 माइनस लैम्डा है वो लैम्डा माइनस a11 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ a12, लेकिन एक ज़ीरो और लगा दिया है क्योंकि हर पद को दो पदों के योग या अंतर के रूप में दिखाने की आवश्यकता है। जैसे ये दो पदों का अंतर है तो इसको भी दो पदों के अंतर के रूप में दिखा दिया है। तो इस पहली रो में से -1 कॉमन लिया है तो ये जो फर्स्ट टर्म था वो -1 कॉमन लेने पर हो जाएगा a11 माइनस लैम्डा था, लैम्डा माइनस a11 हो जाएगा, ये माइनस a12 हो जाएगा। तो माइनस a12 ही लिखा है लेकिन एक ज़ीरो लगा दिया है। ये माइनस a13 हो जाएगा, जीरो लगा दिया है। ये माइनस a1n हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो में से भी -1 कॉमन लेंगे तो 0 माइनस a12, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस a22। तो लैम्डा विकर्णीय अवयवों पर ही है और लैम्डा का गुणांक -1 है, इसलिए हमने हर रो में से -1 कॉमन ले लिया ताकि लैम्डा के गुणांक पॉजिटिव हो जाएं और बाकी जो अवयव हैं उनमें माइनस लग जाएंगे और जीरो और लगा दिया। तो स्ट्रेटेजिकली ये हमने इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सारणिक था उसको चेंज कर लिया। अब जैसे दो सारणिकों को जोड़ा कैसे जाता है या दो सारणिकों को कब जोड़ सकते हैं और दो सारणिकों को जोड़ के तीसरा सारणिक या उनका योग वाला सारणिक कैसे बनता है, वो बात अगर हम जानते हों तो फिर हम एक सारणिक को दो सारणिकों के योग के रूप में तोड़ भी सकते हैं और दो के योग के रूप में तोड़ सकते हैं तो बहुत अधिक या कई सारणिकों के योग के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये जो एक सारणिक है, हमें अगले स्टेप में इस सारणिक को विभिन्न सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त करना है। यानी विभिन्न सारणिक होंगे जिनके योग से ये बना है, तो उस रूप में इसको ब्रेक करेंगे। अब ये ब्रेक कैसे किया है वो बात यहाँ जैसे लिख दी है कि ये आएगा, वो समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लें क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली आसानी से समझ में नहीं आएगी। हम उदाहरण लें 3/3 के एक सारणिक का। तो 3 अगर n बराबर 3 होता तो ये 3/3 का सारणिक कैसा होता, उसको मैं अलग से लिखने का प्रयास करूं तो वो होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे मान लो ये था, यहाँ 3 था, 5 या जिस तरह का यहाँ पर है उस तरह का ले लें तो ऐसे होगा लैम्डा माइनस समथिंग, यानी मान लो जैसे 3, 0 माइनस 5, 0 माइनस 7, 1 माइनस 0 माइनस 1, लैम्डा माइनस कुछ जैसे 2, 0 माइनस 8, 0 माइनस 4, कुछ भी होंगे लेकिन जिस टाइप का हमारे पास है वैसा देख रहे हैं। और यहाँ पर 0 माइनस 8 और यहाँ पर लैम्डा माइनस कुछ मान लो 6, इस टाइप का सारणिक है हमारे पास। ये सारणिक है, मैट्रिक्स नहीं, इस टाइप का ये वाला जो सारणिक है वो इस टाइप का है। अब इसे हमें कैसे ब्रेक करना है। फर्स्ट स्टेप में ब्रेक करें तो इस कॉलम से ब्रेक करें। उससे पहले आप ये समझ सकते हो कि दो सारणिक जोड़े कैसे जाते हैं, दो और कब जोड़े जा सकते हैं। दो सारणिक केवल तभी जोड़े जा सकते हैं जिसमें कि एक कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कॉलम दोनों सारणिकों में सेम हो। जैसे 117, 285, 169 ये एक सारणिक है, प्लस 117, 6, 5 -4, -2,
3, 8, ये 2 सारणिक हैं और इनमें फर्स्ट कॉलम के अलावा, क्योंकि जोड़ने के लिए 2 कॉलम सेम होने चाहिए, यानी कि एक कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम सेम होने चाहिए, तो इसमें वैसे नहीं आ पाए हैं, तो वैसे बना लें। जैसे अगर हम माने कि फर्स्ट 2 कॉलम सेम रखेंगे तो फिर इसको 2 ही कर दें, 2, और ये 8 ही हो जाएगा और ये 5 ही हो जाएगा, 2, 8, 5। अब ये 2 सारणी कैसे हैं जिनका फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम सेम है, केवल एक कॉलम यानी थर्ड कॉलम डिफरेंट है, तो इनको हम जोड़ के सारणी ही ला सकते हैं। वो ये होगा कि जो सेम कॉलम है वो तो एज इट इज़ रहेंगे ये, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जुड़ जाएगा, 1 और -2 का योग -1, 6 और 3 का योग 9, 9 और 8 का योग 17। तो ऐसे 2 सारणिकों को जोड़ के एक सारणिक बन जाता है। तो उसमें एक कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम सेम होने चाहिए तभी जुड़ेगा, और वो जो सेम कॉलम है वो तो एज इट इज रहेंगे और जो डिफरेंट कॉलम था वो जुड़ जाएगा। ये जोड़ने का तो होता है, ऐसे तोड़ने का होगा। तोड़ने का कैसे होगा, अब उसको मैं छोटे एग्जाम्पल के लिए 2x2 में समझ लें। जैसे a + b या a1 + b1, a2 + b2 और c1 c2, ये सारणिक है। तो इसको 2 सारणिकों के योग के रूप में क्या लिख सकते हैं, इस कॉलम से ब्रेक कर दें, a1 a2 और c1 c2 एक सारणिक प्लस b1 b2 और c1 c2 दूसरा सारणिक, ऐसे जुड़ जाएंगे। अब उल्टा देखें, इन दोनों में क्या है, एक कॉलम डिफरेंट है फर्स्ट और बाकी कॉलम सेम है, तो जोड़ा तो क्या आएगा, जो डिफरेंट कॉलम है वो तो ऐड हो जाएगा और जो सेम कॉलम है वो एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। तो ये सारणिक को ब्रेक करने का है। तो ये जो सारणिक है 3x3 का, इसमें हर टर्म 2 पदों के योग या अंतर के रूप में है, हर पद। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे एक स्टेज पे तोड़ें तो ये होगा कि अगर हम पहले कॉलम से तोड़ें तो ये बनेंगे 2 सारणिक, λ0 0 और बाकी कॉलम एज इट इज 0 - 5, λ -2, 0 - 8, 0 - 7, 0 - 8 और λ -6 प्लस ये वाला कॉलम यानी -3, -1, -4 और बाकी एज इट इज़ 0 - 5, λ -2 और 0 - 8, 0 - 7, 0 - 8 और λ -6, इस तरह से तोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ें तो ये आएगा। तो सेम कॉलम एज इट इज रह गए और जो ये कॉलम था वो 2 में ब्रेक हो। अब जैसे ये 2 में ब्रेक हो गया, एक इसके आधार पर और एक इसके आधार पर, ऐसे ही अब इसको पुनः 2 में ब्रेक कर सकते हैं। एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा, 2 सारणिक हो जाएंगे, बाकी कॉलम एज इट इज रहेंगे। इसी तरह से इसको 2 में ब्रेक कर सकते हैं, बाकी कॉलम फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहेंगे, एक बार सेकंड कॉलम ये होगा और एक बार सेकंड कॉलम ये होगा। तो इन 2 के 4 बन जाएंगे, फिर 4 के 8 बन जाएंगे। तो अगर इसको सीधा हम देखें तो वो 8 सारणिक कैसे आएंगे, इसका पहला कॉलम, इसका पहला, इसका पहला, एक सारणिक आएगा। पहला कॉलम नहीं, पहले कॉलम का ये प्रथम पद, फिर इसका पहला और इसका दूसरा, एक सारणिक आएगा। इस तरह से इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, ये जो 2 कॉलम बने हुए हैं, 2 कॉलमों का अंतर है, तो इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, इस तरह से 8 सारणिक बनेंगे, 2 की पावर 3। जब n/n क्रम का होगा तो 2 की पावर n बनेगी। तो इस सारणिक में हर कॉलम 2 कॉलम का अंतर है। जैसे ये पहला जो कॉलम है वो λ0 0 और a11, a21, an1 इनका अंतर है। इसी तरह से दूसरा कॉलम 2 कॉलमों का अंतर है, तीसरा कॉलम 2 कॉलमों का अंतर है, लास्ट वाला कॉलम 2 कॉलमों का अंतर है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले सारणिक को जब हम अलग अलग सारणिकों में ब्रेक करेंगे तो वो 2 की पावर n मैट्रिसेस बन जाएंगे, सारणिक बन जाएंगे।
2 की पावर n सारणिक हो जाएंगे कुल के योग के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम इनको ऐसे मान लें कि पहला कॉलम 2 कॉलमों के अंतर से बनता है, जिसमें एक लैम्डा वाला कॉलम और एक बिना लैम्डा वाला कॉलम है। ऐसे सेकंड कॉलम 2 कॉलमों के अंतर से बना हुआ है, जिसमें एक लैम्डा वाला कॉलम है, एक बिना लैम्डा वाला कॉलम है। हर एक में ये लैम्डा वाला कॉलम है, ये है 0 0 और इसका थर्ड नंबर लैम्डा होगा, और ये बिना लैम्डा वाला कॉलम, ये लैम्डा वाला कॉलम, ये बिना लैम्डा वाला। तो हर कॉलम 2 कॉलमों के अंतर के रूप में है, और इस आधार पर अलग अलग करें। इन दोनों में से एक कॉलम, 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 ऐसे लेके विभिन्न सारणिक बनते चले जाएंगे, उन सब का योग होगा ये सारणिक। तो पहले हम लें सभी में से लैम्डा वाले कॉलम, इसमें से लैम्डा वाला कॉलम लेंगे, सेकंड कॉलम में से भी लैम्डा वाला कॉलम लेंगे, थर्ड में से भी लैम्डा वाला कॉलम लेंगे, और लास्ट में से भी लैम्डा वाला कॉलम है। तो सभी में से लैम्डा वाले ही कॉलम लेंगे, एक सारणिक तो ऐसा बन जाएगा। फिर ऐसे सारणिक कितने बनेंगे जिनमें एक बिना लैम्डा वाला और बाकी सारे लैम्डा वाले कॉलम हों? तो ऐसे n सारणिक बनेंगे। जैसे पहला तो बिना लैम्डा वाला ले लें और बाकी सब लैम्डा वाले लें, फिर दूसरा लैम्डा वाला ले लें और बाकी सब बिना लैम्डा वाले, जैसे दूसरा बिना लैम्डा वाला ले लें ये वाला, और पहला और बाकी सब लैम्डा वाले। इसी तरह से तीसरा बिना लैम्डा वाला और बाकी सब लैम्डा वाले, और लास्ट nवां बिना लैम्डा वाला और बाकी सब लैम्डा वाले। ये वो कॉलम होंगे या ये वो सारणिक होंगे जिनमें जितने कॉलम हैं उनमें से केवल हर एक में केवल एक कॉलम बिना लैम्डा वाला और बाकी सारे कॉलम लैम्डा वाले होंगे। तो ऐसे n सारणिक होंगे। एक में तो प्रथम कॉलम बिना लैम्डा वाला होगा, दूसरे में दूसरा कॉलम बिना लैम्डा वाला होगा, तीसरे में तीसरा कॉलम बिना लैम्डा वाला होगा, और nवें में nवां कॉलम बिना लैम्डा वाला होगा, और बाकी सारे कॉलम लैम्डा वाले होंगे। तो ये ऐसे सारणिक हैं जो n बनेंगे, जिनकी कुल संख्या n होगी, जिनमें केवल एक कॉलम बिना लैम्डा वाला होगा और बाकी सारे कॉलम लैम्डा वाले होंगे। उसके बाद फिर और बहुत सारे सारणिक आएंगे, और बहुत सारे सारणिक, जैसे इसके बाद ऐसे सारणिक लिए जाएंगे जिनमें कि कोई भी 2 कॉलम बिना लैम्डा वाले और शेष n-2 कॉलम लैम्डा वाले हों। ऐसे भी बहुत सारे बन जाएंगे। फिर ऐसे लिए जाएंगे जिनमें कोई भी 3 कॉलम बिना लैम्डा वाले और शेष n-3 कॉलम लैम्डा वाले हों, एंड सो ऑन। तो वो बहुत सारे सारणिक आ जाएंगे जिनकी कुल संख्या 2 की पावर n होगी। लेकिन हमें यहाँ जो सिद्ध करना है उस पर्पज से केवल 2 ही तरह के सारणिकों की आवश्यकता है। एक तो वो जिनमें सभी कॉलम लैम्डा वाले हैं, वो ऐसा तो एक ही बनेगा, और एक वो जिनमें कि एक कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कॉलम लैम्डा वाले हैं, वो ये बनेंगे। बाकी जो सारणिक इसमें और आएंगे जिनमें कि एक से अधिक बिना लैम्डा वाले कॉलम होंगे, उनकी हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, वो हमने शो नहीं किए हैं। अब ये जो लैम्डा वाला जो सारणिक है, इसको अगर हम प्रसार करते जाएं हर बार पहले कॉलम से, तो इस पूरे सारणिक की वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा की पावर n। ये जो पहला सारणिक है इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा की पावर n। ये जो दूसरा सारणिक है ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है, ये है 0 0 0। तीसरे नंबर पे लैम्डा होगा, जैसे 0 लैम्डा 0, ये होगा 0 0 लैम्डा 0 0, और लास्ट वाले में लास्ट नंबर पे लैम्डा होगा। ये सब लैम्डा वाले कॉलम है, ये बिना लैम्डा वाला कॉलम है। अगर इस सारणिक का मान देखें तो क्या आएगा, इसमें पहली रो में केवल -a11 ही एक एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो पहली रो से प्रसार कर देंगे तो आएगा -a11 इंटू उसका कोफैक्टर, और -a11 का कोफैक्टर होगा ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के ये n-1 क्रम का सारणिक, और इस n-1 क्रम के सारणिक में केवल विकर्ण पर लैम्डा होंगे, इसलिए इस सारणिक का मान लैम्डा की पावर n आएगा। तो -a11 और उसके कोफैक्टर का मान लैम्डा की पावर n, लैम्डा की पावर n-1, क्योंकि ये n-1 क्रम का होगा। जैसे यहाँ पर समझें इस बात को, तो इससे जो 8 सारणिक बनेंगे उनमें जैसे एक होगा जिसमें हर एक में लैम्डा वाला कॉलम हो, वो होगा लैम्डा 0 0, इसमें से लैम्डा वाला पार्ट, इसमें से लैम्डा वाला पार्ट, 0 लैम्डा 0, और इस तीसरे वाले में से भी लैम्डा वाला पार्ट 0 लैम्डा 0।
ये तो होगा जिसमें हर कॉलम लैम्डा वाला है। फिर एक कॉलम बिना लैम्डा वाला और बाकी कॉलम लैम्डा वाले लें तो एक सारणिक तो आएगा -3 -1 -4 बिना लैम्डा वाला कॉलम, और दूसरे वाले में से लैम्डा वाला कॉलम 0 लैम्डा 0, और तीसरे वाले में से भी लैम्डा वाला कॉलम 0 0 लैम्डा। एक सारणिक आएगा जिसमें सेकंड कॉलम बिना लैम्डा वाला लें तो फर्स्ट कॉलम आएगा लैम्डा 0 0, सेकंड कॉलम बिना लैम्डा वाला आ जाएगा -5 -2 -8, और थर्ड कॉलम लैम्डा वाला 0 0 लैम्डा। फिर एक सारणिक लेंगे जिसमें तीसरा कॉलम बिना लैम्डा वाला होगा, यानी कि लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0, और तीसरा कॉलम बिना लैम्डा वाला -7 -8 -6। तो इस 3x3 के सारणिक को ब्रेक करने पे जो 8 सारणिक आएंगे उनमें से एक तो ऐसा होगा जिसमें हर कॉलम लैम्डा वाला ही है, एक तो ऐसा होगा, और 3 ऐसे होंगे जिनमें कि एक कॉलम बिना लैम्डा वाला, बाकी 2 कॉलम लैम्डा वाले हैं। पहला बिना लैम्डा वाला, दूसरा बिना लैम्डा वाला, तीसरा बिना लैम्डा वाला, और बाकी सब लैम्डा वाले। ऐसे 3 होंगे। फिर अन्य होंगे। अन्य में तो फिर यह है कि ऐसे कॉलम जिनमें कि 2 कॉलम बिना लैम्डा वाले और 1 कॉलम लैम्डा वाला हो, ऐसे भी 3 होंगे। और फिर एक आएगा जिसमें कि सभी कॉलम बिना लैम्डा वाले हैं। तो ये 3x3 के को ब्रेक करें तो ऐसा आएगा। अब जैसे इस सारणी की वैल्यू तो लैम्डा की पावर n 3 आ जाएगी सीधे। अब इसका प्रसार करें तो क्या आएगा, ये पहली कॉलम से प्रसार करेंगे तो -3 इंटू उसका कोफैक्टर, तो आएगा लैम्डा स्क्वायर। इस वाले सारणी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस वाले सारणी को हम प्रसार करेंगे इस वाले रो से, और इस वाले रो से प्रसार करेंगे तो 0 इंटू 0 का कोफैक्टर, -2 इंटू -2 का कोफैक्टर, तो -2 का कोफैक्टर भी लैम्डा स्क्वायर ही आएगा। फिर ये, तो इस तरह से हमें एक्सपेंशन करनी है। तो ये वाला जो सारणिक है इसका प्रसार तो कर देंगे फर्स्ट रो से, तो -a11 इंटू उसका कोफैक्टर, और उसका कोफैक्टर आएगा ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो n-1 क्रम का सारणिक बचता है, और उस सारणिक में विकर्ण पर लैम्डा होंगे, इसलिए सारणिक की वैल्यू होगी लैम्डा की पावर n-1। सिमिलरली इस वाले सारणिक को एक्सपेंशन करेंगे हम सेकंड रो से, तो आएगा -82 इंटू उसका कोफैक्टर, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो -82 इंटू उसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर आएगा इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के जो बचेगा वो भी एक ऐसा सारणिक बनेगा जो n-1 क्रम का होगा और उसके विकर्ण पर लैम्डा ही होंगे। उस सारणिक का मान भी लैम्डा की पावर n-1 होगा। इसी तरह से इस लास्ट वाले में देखें, इसको आखिरी रो से प्रसार कर देंगे तो -ann इंटू इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर ये और ये छोड़ के जो बचेगा वो लैम्डा की पावर n-1 ही आएगा। तो अब हम ये कर रहे हैं कि जो ये वाला सारणिक है जिसमें सभी कॉलम लैम्डा वाले हैं उसकी वैल्यू तो हो गई लैम्डा की पावर n, ये लैम्डा की हाईएस्ट पावर का पद है जो यही होगा। इसके बाद ये जो सब सारणिक हैं, जैसे इस सारणिक की वैल्यू क्या आई थी, -a11 इंटू लैम्डा की पावर n-1, -a11 इंटू लैम्डा की पावर n-1। इस सारणिक की वैल्यू आएगी, सेकंड रो से प्रसार करेंगे तो -a22 इंटू लैम्डा की पावर n-1। इसी तरह से अन्य, और लास्ट ये वाला जो सारणिक है इसकी वैल्यू आएगी, इसको लास्ट रो से प्रसार करेंगे तो -ann इंटू लैम्डा की पावर n-1। तो ये जो सारणिक हैं जिनमें कि एक कॉलम बिना लैम्डा वाला और बाकी सारे कॉलम लैम्डा वाले हैं, ये सब लैम्डा की n-1 पावर वाले पद बनते हैं, जो कि ये हैं। इसके बाद जो और बहुत सारे सारणिक हैं वो लैम्डा की n-1 से कम पावर वाले पद होंगे। एक अचर पद भी होगा लैम्डा की 0 पावर वाला, और वो अचर पद होगा जब सभी कॉलमों में बिना लैम्डा वाला कॉलम लिया जाए। तो जो मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक बहुपद है, अभिलाक्षणिक बहुपदीय समीकरण है, वो इस टाइप का बन जाता है। बहुत सारे पद हैं इसमें, वो हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए उन पर डिटेल में हम नहीं गए। हम केवल 2 पद देखें, हाईएस्ट पावर वाला पद लैम्डा का और हाईएस्ट से एक कम पावर वाला पद। और इसीलिए हमने जो 2 की पावर n सारणिक में ब्रेक किया था उस एक सारणिक को उसमें से वो वाला सारणिक शो किया जिसमें सभी कॉलम लैम्डा वाले हों ताकि उससे लैम्डा की पावर n वाला पद बने, और वो वाले सारणिक सॉल्व किए हैं या शो किए हैं जिनमें कि एक बिना लैम्डा वाला और बाकी सब लैम्डा वाले कॉलम हों, उनसे लैम्डा की पावर n-1 वाले पद निकलते हैं, बाकी कम घात वाले पद होंगे लैम्डा की। तो ये लैम्डा का n घातीय बहुपदीय समीकरण हो गया जो कि मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण है। और इस
समीकरण के जो n मूल होते हैं वही मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मूल कहलाते हैं। अब हम द्विघात समीकरण, तीन घात समीकरण, चार घात समीकरण के मूलों की प्रकृति या मूलों के गुणधर्म जो पर जानते हैं उसका उपयोग करें। जैसे द्विघात समीकरण ऐसा होता लैम्डा स्क्वायर प्लस या ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी बराबर 0, तो ये दो घात वाला होता तो इसके दो मूल होते। अगर वो दो मूल लैम्डा 1 और लैम्डा 2 होते तो मूलों का योग होता माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ एक कम घात वाले पद का गुणांक बटे उच्चतम घात वाले पद का गुणांक, ये होता है। फिर और भी गुणधर्म होते हैं। तो ये जो दो घात वाले बहुपदीय समीकरण के मूलों का योग का सूत्र होता है, यही वाला n घातीय समीकरणों में भी होता है। n घातीय समीकरण ये बन गया, इसमें एक माइनस कॉमन ले लिया और उसको ऐसे लिख दिया। इस n घातीय बहुपदीय समीकरण के n मूल अगर ये माने जाएं लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, तो इन सभी n मूलों का योग, इस समीकरण के n मूलों का योग होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस ऑफ और एक कम, उच्चतम से एक कम घात वाले पद का गुणांक, ये गुणांक तो माइनस है और गुणांक में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन उच्चतम घात के पद का गुणांक जो कि 1 है। तो इस द्विघात समीकरण, इस n घातीय समीकरण के मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए से इतना आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये 1 1 2 2 n ये विकर्णीय अवयव, तो ये हो गया मैट्रिक्स कैपिटल ए के सभी विकर्णीय अवयवों का योग। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि मूलों का योग या आइगन मानों का योग क्या हो जाएगा, विकर्णीय अवयवों का योग। अतः सभी n आइगन मानों का योग बराबर हो गया मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, ये वाला, और इसी को हम कहते हैं ट्रेस ऑफ ए। तो यहाँ तक प्रूव हो गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी आइगन वैल्यूज़ का योग उतना ही होता है जितना उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का योग होता है। ये मूलों का गुणनफल वाली बात जो हमने यहाँ पे काम में ली है, मूलों का योग वाली बात, उससे ये सिद्ध हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक और गुणधर्म सिद्ध करेंगे। यहाँ पर तो हमने सिद्ध किया है कि मूलों का योग यानी आइगन मानों का योग मुख्य विकर्ण के अवयवों के योग के बराबर होता है। आइगन मानों का योग की बजाय आइगन मानों का गुणनफल, जैसे ये जो इस बहुपदीय समीकरण के जो n मूल हैं वही मैट्रिक्स कैपिटल ए के आइगन मान होते हैं। तो इन आइगन मानों का योग तो यहाँ सिद्ध किया है कि कितना होता है, इन सब का गुणनफल सिद्ध करें तो एक n घात के समीकरण के मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो वो होता है प्लस या माइनस अचर पद बटे उच्चतम घात के पद का गुणांक। तो अगर वो वाला काम करते यानी मूलों का गुणनफल से के बारे में बात करनी होती तो वो ये था, मूलों का गुणनफल होगा, जैसे अगर ये दो घात का समीकरण है ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी बराबर 0, तो इसके मूलों का गुणनफल होता है लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसके दो मूल हैं तो उनका गुणनफल माइनस सी अपॉन, जैसे मूलों का योग तो होता है माइनस बी अपॉन ए और गुणनफल होता है सी अपॉन ए। अगर ये तीन घात का होता ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी बराबर 0, तो इसके तीन मूल होते और तीनों मूलों का गुणनफल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 वो हो जाता है, जैसे मूलों का योग तो होता है माइनस बी अपॉन ए, दो के गुणनफलों का योग होता है सी अपॉन ए और तीनों का गुणनफल होता है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ऐसे चार घात वाला, पाँच घात वाला, तो एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा और अचर पद बटे उच्चतम घात का गुणांक, ये होता है मूलों का गुणनफल किसी भी n घात के समीकरण में। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे लैम्डा की पावर n यानी उच्चतम घात का गुणांक और प्लस या माइनस वो -1 की पावर n से एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये बात इस ऊपर वाले अभिलाक्षणिक समीकरण में लगाएं तो मूलों का गुणनफल आएगा -1 की पावर n, तो एज इट इज अचर पद क्या होगा वो हम अभी देख सकते हैं कि वो जो n/n का सारणिक हमने 2 की पावर n सारणिकों में तोड़ा था, तो इसमें अचर पद कौन सा आएगा, वो वाला सारणिक आएगा जो एक ही आएगा जिसमें सारे कॉलम ही बिना लैम्डा वाले होंगे, और सारे कॉलम ही बिना लैम्डा वाले होंगे वो सारणिक ही होगा, वो एक ही होगा।
और अपॉन लेमडा की पावर n का गुणांक वो 1 है। इनमें से इस पहली कॉलम में, पहली रो में से -1 कॉमन ले लें, दूसरे में से -1 कॉमन ले लें, तीसरे में से -1 कॉमन ले लें, तो -1 की n पावर और कॉमन आ जाएगी, और -1 की n पावर ये है ही, तो -1 की पावर 2n हो जाएगी। 2n सम संख्या है, तो -1 की पावर 2n का मान 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और इन सब में से माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो बचेगा वो सारणिक ए बचेगा। ए का सारणिक ये है, सीधे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वो जो गुणधर्म है वो यह है कि n क्रम के स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने अभिलाक्षणिक मूल होते हैं, n ही होते हैं, उन n अभिलाक्षणिक मूलों या आइगन मानों का गुणनफल अगर देखें तो वो मैट्रिक्स ए के सारणिक के बराबर आता है। तो ये एक और गुणधर्म, जैसे इस जो मेन रिजल्ट हमने यहाँ प्रूव किया उसमें तो अभिलाक्षणिक मूलों का योग प्रूव किया है कि अभिलाक्षणिक मूलों का योग विकर्णीय अवयवों के योग के बराबर होता है, और इस वाले गुणधर्म में अभिलाक्षणिक मूलों का गुणनफल ए के सारणिक के बराबर होता है, ये प्रूव किया है। तो ये इतना सा प्रूफ बताने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। इसको अगर इसी तरीके से बताना होता तो डिटेल में बताते, लेकिन हम इस गुणधर्म को प्रूव थोड़े अन्य तरीके से करेंगे, इसलिए यहाँ पर इस वाले विधि से इसको शॉर्ट में बता दिया है। और अगले वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे, इस मूलों का गुणनफल सारणिक ए के बराबर होता है वाले गुणधर्म को प्रूव करेंगे, लेकिन इस वाले तरीके की बजाय डिफरेंट तरीके से। तो इसको तो इग्नोर कर सकते हैं आप अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया हो तो, क्योंकि इसको हम अगले वीडियो में भी लेंगे। लेकिन इससे पहले वाले जो 2 गुणधर्म हमने पढ़े हैं वो इस वीडियो में आप अच्छी तरह समझ लें। पहला तो हमने ये पढ़ा था कि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसके आइगन वैल्यूज़ वही होते हैं जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और इस वाले में हमने ये पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं उन सब का योग उतना ही होता है जितना डायगोनल एलिमेंट्स का योग होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स के योग को ट्रेस ऑफ ए कहते हैं। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।